मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार के विषय में पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे। सर्वप्रथम हम कहानीकार का परिचय जानेंगे, उसके बाद कहानी के विषय में जानेंगे और फिर कहानी की व्याख्या को समझेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो जयशंकर प्रसाद हैं, इस कहानी के कहानीकार, उनका जन्म सन 1890 ईस्वी में हुआ और उनका देहावसान सन 1937 ईस्वी में हो गया। यानी वे कुल 47 वर्ष तक ही जीवित रह पाए। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, किंतु बचपन में ही पिता के दिवंगत हो जाने के कारण परिवार का बोझ इनके ऊपर ही आ गया। इसलिए वे 8वीं कक्षा से आगे शिक्षा प्राप्त न कर सके, लेकिन स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं और उनके साहित्य का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतिहास, दर्शन और पुरातत्व के वे प्रकांड पंडित थे। उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहन अध्ययन किया, इसलिए उनके साहित्य का मूल स्वर है भारतीय संस्कृति। नाटक, कविता, कहानियाँ, निबंध आदि विधाओं में जो कुछ उन्होंने लिखा, उसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति उनकी अनुरक्ति साफ झलकती है। आदर्शवाद से ओतप्रोत उनकी कहानियों में कोमल भाव, आवेग, अंतर्द्वंद, गीतात्मकता तथा व्यक्ति दृष्टि की प्रधानता है। प्रेम, त्याग, बलिदान एवं कर्तव्य भावना के रंग में सराबोर उनकी कहानियों के पात्र पाठक के मन पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। प्रसाद जी मूलतः नाटककार और कवि हैं। उनकी कहानियों में भी उनके ये दोनों रूप मुखर हैं। नाटकीय घटना संयोजन और काव्यमय भाषा शैली के कारण उनकी कहानियाँ नाटक और कविता के अधिक समीप लगती हैं। तत्सम शब्दों के प्रयोग से वे वातावरण का सजीव निर्माण करते हैं। उनकी भाषा शैली का अलग वैशिष्ट्य है, इसलिए कहानी में प्रसाद शैली ही प्रचलित हो गई। आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, छाया और इंद्रजाल उनके कहानी संकलन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब तक जैसा कि हमने उनके परिचय के विषय में पढ़ा, तो आदर्शवाद की स्थापना करने का उनका लक्ष्य रहा है। वे साहित्य में आदर्श की स्थापना करना चाहते थे। अब हम कहानी का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की एक ऐसी कहानी है जिसकी गणना हिंदी की श्रेष्ठतम कहानियों में होती है। एक ही युग में सृजनरत प्रेमचंद और प्रसाद दो भिन्न प्रतिभाओं वाले शीर्ष रचनाकार हैं। प्रेमचंद जहां जीवन यथार्थ को अपनी कहानियों में पूरी विश्वसनीयता से रूपायित करते हैं, वहीं प्रसाद एक काल्पनिक संसार की रचना कर अपनी कहानियों में उदात्त मानवीय भावों को व्यक्त करते हैं। उनकी कहानियों की भाषा भी इन्हीं उदात्त भाषाओं के अनुरूप कवित्वपूर्ण और सामासिक हो जाती है। पुरस्कार अपने रचना विधान में एक ऐतिहासिक कहानी लगती है, किंतु इस कहानी में प्रसाद का लक्ष्य किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन न होकर
कहानी की नायिका मधुलिका के चरित्र के माध्यम से प्रेम के उदात्ततम रूप को प्रस्तुत करना है। मधुलिका हिंदी कहानी जगत का एक सशक्त पात्र है जो पाठकों के मानस को उद्वेलित करती है। मधुलिका कौशल के सेनापति की पुत्री है। उसके सेनापति पिता ने संकट की घड़ी में अपने देश की रक्षा कर अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया था। मधुलिका के चरित्र में यही राष्ट्रभक्ति अपने उत्कर्ष पर है, किंतु वह मगध के राजकुमार अरुण से प्रेम करती है। अरुण किसी प्रकार कौशल को जीतकर और उसे अपने अधिकार में लेकर किसी प्रतिशोध का बदला लेना चाहता है। वह रात्रि में छिपकर कौशल पर आक्रमण कर उसे परास्त करना चाहता है। वह अपनी गुप्त योजना की जानकारी मधुलिका को दे देता है। मधुलिका के समक्ष एक संकट खड़ा हो जाता है। वह अरुण से अपने व्यक्तिगत प्रेम के लिए अपने देश को परास्त होते देखे और अपनी देशभक्ति को कलंकित होने दे, अथवा कौशल के राजा को अरुण की गुप्त योजना की सूचना देकर देश की रक्षा करे और अपने निजी प्रेम का बलिदान करते हैं। मधुलिका के मन में तीव्र द्वंद्व चलता है, किंतु अंततः उसका देश प्रेम विजयी होता है और वह समय रहते कौशल के राजा को अरुण की गुप्त योजना की सूचना दे देती है। इसका परिणाम यह होता है कि अरुण पराजित होता है और बंदी बना लिया जाता है। कौशल नरेश मधुलिका के इस देश प्रेम से बहुत प्रभावित होते हैं और मधुलिका को पुरस्कृत करना चाहते हैं। वे अरुण को मृत्युदंड देने की घोषणा करते हैं और मधुलिका से मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहते हैं। तो मधुलिका स्वयं के लिए भी मृत्युदंड मांगती है और अपने व्यक्तिगत प्रेम की भी रक्षा कर लेती है। इस प्रकार मधुलिका के चरित्र में देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम की पराकाष्ठा प्रसाद जी ने दिखाई है। कहानी का अंतिम वाक्य जैसे उसके उदात्त चरित्र को पाठक के समक्ष खोलकर रख देता है और पाठक ठगा सा रह जाता है। पुरस्कार कहानी हिंदी की उन कहानियों में से है जिनकी आलोचकों ने सर्वाधिक चर्चा की है। इसका प्रमुख कारण इस कहानी का रसाव भी है। मधुलिका के चरित्र की उदात्तता के साथ ही इस कहानी का गठन बहुत सुग्रंथित और गुंफित है। इसकी भाषा बहुत प्रौढ़ और गंभीर भावाभिव्यक्ति के अनुरूप है। कथानक को प्रसाद जी ने बड़ी कुशलता से बुना है कि पाठक इस कहानी को पूरी तन्मयता से पढ़ता चला जाता है। भावों की सबलता की दृष्टि से भी यह कहानी बहुत हृदयस्पर्शी और प्रभावोत्पादक है। इस कहानी में प्रसाद की कला अपने उत्कृष्ट रूप में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने कहानी का संक्षिप्त परिचय पढ़ा। अब हम कहानी की व्याख्या को समझेंगे। आर्द्रा नक्षत्र आकाश के काले काले बादलों के घुमड़, जिसमें देवदुंदुभी का गंभीर घोष, प्राची के एक निर्भर होने से शांत स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। देखने लगा महाराज की सवारी शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी पास उठ रही थी। नगर तोरण से जय घोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामरधारी शुंड उन्नत दिखाई पड़ा। वह हर्ष और उल्लास भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। यहाँ तक प्रसाद जी ने
प्रकृति चित्रण किया है। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों घुड़सवारों की पंक्ति जम गई। दर्शकों की भीड़ भी कम न थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल आमर पल्लुओं से सुशोभित मंगल कलश और फूल, कुमकुम तथा खीलों से भरे थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वस्ति वाचन किया यानी मंगलाचरण किया। स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़कर महाराज ने जूते हुए सुंदर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती। गोठ दावत या भोजन। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते हैं। यानी कौशल देश का ये एक प्रसिद्ध उत्सव था जिसमें महाराज एक दिन के लिए कृषक बन करके और कृषि कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कुतूहल से ये दृश्य देख रहा था। कुतूहल आश्चर्य से। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत मधुलिका का था जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था। इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला। वह कुमारी थी, सुंदरी थी। कोशे वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ शोभित हो रहा था। वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रूखे अलकों बालों को। कृषक बालिका के शुभ्र बाल पर श्रम कणों की भी कमी न थी। वे सब ब्रोनियों में गूंथे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिर उठते। किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं की। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे, विस्मय से, कुतूहल से, और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। आह, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सल चितवन दृष्टि। इस गद्यांश में बतलाया गया है कि कौशल देश के जो महाराजा हैं एक दिन के लिए कृषि कार्य करते हैं और अब क्योंकि मधुलिका के खेत को कृषि कार्य के लिए चुना गया था कौशल देश की परंपराओं के अनुसार, इसलिए वह महाराज को जब महाराज हल चला रहे थे तो वह बीज उनके सामने प्रस्तुत कर देती थी और महाराज उस मधुलिका की थाली से बीज लेकर के बीज रोपण का कार्य खेत में कर रहे थे। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं। वह राज की अनुग्रह कृपा। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें की स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्जस्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भृगुटी भी जरा चढ़ी ही थी कि मधुलिका ने सविनय कहा, देव, ये मेरे पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। महाराज के बोलने के पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर से कहा, अबोध, क्या बक रही है? राज के अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। तो आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई।
इस धन से अपने को सुखी बना। तो अपनी उस भूमि के बदले में जैसे ही महाराज ने उस भूमि का मूल्य स्वर्ण मुद्राओं के रूप में चुकाना चाहा, तो मधुलिका ने उस स्वर्ण की थाली को लेकर के और स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके और उन स्वर्ण मुद्राओं को जमीन पर बिखेर दिया। इससे जो महाराज थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको मधुलिका का ये कार्य ठीक नहीं लगा। और कौशल के ही एक वृद्ध मंत्री ने कहा कि ऐसा मधुलिका के द्वारा करना ठीक नहीं है, क्योंकि वह राजकीय अनुग्रह या कृपा का एक तरह से अपमान कर रही थी। और ये कौशल का राष्ट्रीय नियम भी था कि वे जिस भी व्यक्ति की भूमि चाहें उसकी भूमि ले सकते थे। लेकिन मधुलिका ने उन्हें समझा कि मैं अपने पूर्वजों की भूमि को बेचना ठीक नहीं समझती। राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में मेरा कोई विरोध नहीं था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका उत्तेजित हो उठी। तो जैसे ही एक वृद्ध मंत्री ने कहा कि भूमि दे करके तुम राज की रक्षण की अधिकारी बन जाओगी, तो मधुलिका ने कहा कि राज की रक्षण की अधिकारिणी तो पूरी या समस्त प्रजा है और भूमि को समर्पित करने में भी मुझे कोई ऐतराज़ या विरोध नहीं है, किंतु मैं उस भूमि का मूल्य स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों की भूमि को बेचना नहीं चाहती। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंह मित्र की यह एकमात्र कन्या है। महाराज चौंक उठे। सिंह मित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, उसी वीर की मधुलिका कन्या है? हाँ देव, सभी ने मंत्री ने कहा। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का 100 गुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, वह राजा खेत कहा जाता है। तो यहाँ जो मंत्री हैं उन्होंने मधुलिका का परिचय कराया कि जो मधुलिका है वह सिंह मित्र की कन्या है, जो पूर्व में कौशल देश के सेनापति रह चुके हैं और जिन्होंने मगध देश के सामने कौशल की लज्जा की रक्षा की थी। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जय घोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में